गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का टॉपिक है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इनिशिएशन पे डिटेल में बात किया था। आज हम लोग इलोंगेशन पे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन कब होगा, जैसे इस प्रोमोटर एलिमेंट को आरएनए पॉलीमरेज क्लियर करेगा, जिसको हम लोग प्रोमोटर क्लियरेंस बोलते हैं। प्रोमोटर क्लियरेंस के बाद ये आरएनए पॉलीमरेज 2 कमेंट्स कर जाएगा इलोंगेशन फेज में। ये प्रोमोटर क्लियरेंस होने के लिए क्या हुआ था, अगर आपको लेक्चर 1 याद हो इनिशिएशन का, तो सेरीन नंबर 5 फॉस्फोरिलेट हुआ था। फॉस्फोरिलेट करने वाला जो फैक्टर था वो था TF2H। इसमें भी CDK7 साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 7, ये सेरीन नंबर 5 को फॉस्फोरिलेट किया था। सेरीन नंबर 5 का फॉस्फोरिलेशन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे सेरीन नंबर 5 फॉस्फोरिलेट हुआ मतलब प्रोमोटर क्लियरेंस होगा, और जैसे सेरीन नंबर 5 फॉस्फोरिलेट हुआ प्रोमोटर क्लियरेंस हो गया। प्रोमोटर क्लियरेंस के बाद क्या हुआ कि डाउन स्ट्रीम जीन की तरफ आरएनए पॉलीमरेज मूव कर गया। अब ये पॉलीमराइजेशन शुरू करेगा। पॉलीमराइजेशन बोलने का क्या मतलब है कि ये अब इनकमिंग एंटीपी को ऐड करेगा और ऐड करके पॉलीमराइजेशन करेगा। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का काम ही है पॉलीमराइजेशन करना, राइबोन्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करना। माने DNMP प्लस DNTP ऐड होगा, NMP N+1 प्लस PPI पायरोफॉस्फेट बाहर जाएगा। मतलब देखिए ये इलोंगेशन रिएक्शन है जिसमें इनकमिंग एंटीपी ऐड हो रहा है एक्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड का। ये 3 प्राइम पे जो एक्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड है यहां ऐड हो रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि OH एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और इनकमिंग एंटीपी के अल्फा फॉस्फेट पे ये एक्ट करता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है, साथ में नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एक तरह का ये। ठीक है, अब ये बात है, जैसे इलोंगेशन फेज में आया तो ये सारे के सारे एक बात याद रखना चाहिए कि जैसे प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज जैसे प्रोमोटर क्लियर किया, तो प्रोमोटर क्लियरेंस के बाद ये सबसे पहला इवेंट होगा कि जितना तरह का जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसके साथ एसोसिएटेड था, साथ ही साथ मेडिएटर, जिसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे, मेडिएटर एक्टिवेटर पे। तो ये मेडिएटर एलॉन्ग विथ ऑल जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल डिसोसिएट फ्रॉम बेसल प्रोमोटर। यहां से सारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिसोसिएट कर जाएंगे। ठीक है, अब ज्वाइन करेगा कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स विल ज्वाइन। अब वो कौन सा इलोंगेशन फैक्टर होगा इस पे बात करते हैं। देखिए, इलोंगेशन फैक्टर आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को कुछ इलोंगेशन फैक्टर आके आरएनए पॉलीमरेज को ज्वाइन करेगा। उस इलोंगेशन फैक्टर पे बात करते हैं। इलोंगेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट 4 इलोंगेशन फैक्टर है जो एग्जामिनेशन में पूछता है, उस पर फोकस करते हैं। TFB एक इलोंगेशन फैक्टर है। दूसरा है SPT5, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S, ठीक है। फैक्ट, ये 4 इलोंगेशन फैक्टर ज्वाइन करेगा आरएनए पॉलीमरेज 2 को आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ मेडिएटर एज वेल एज GTF जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब देखिए, ये इसका क्या मतलब है। P का मतलब होता है पॉजिटिव, T का मतलब ट्रांसक्रिप्शन, E का मतलब इलोंगेशन, F का मतलब फैक्टर। ये आके आरएनए पॉलीमरेज को ज्वाइन करेगा। ये क्या करेगा, ये इसके पास काइनेज सब यूनिट है जिसको CDK9 बोलते हैं। ठीक है, इसके पास CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 9 है। ये CDK9 साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 9 दरअसल
ये फॉस्फोरिलेट करेगा सेरीन नंबर 2 को। ये नंबर तो एकदम याद रखना चाहिए। ये नंबर, सबसे पहला बात कि सेरीन नंबर 5 के फॉस्फोरिलेशन से क्या होगा, प्रोमोटर क्लियरेंस होगा। एक और काम होगा, आगे चर्चा करेंगे, उसको बोलते हैं कैपिंग। अगर सेरीन नंबर 5 का फॉस्फोरिलेशन हुआ तो 2 इवेंट होगा, कैपिंग होगा और प्रोमोटर क्लियरेंस होगा। ठीक है, ये 2 इवेंट याद रखना चाहिए। सेरीन नंबर 2 का फॉस्फोरिलेशन हुआ तो भी 2 इवेंट होगा। एक ये इवेंट होगा कि आरएनए पॉलीमरेज कंप्लीटली इलोंगेशन फेज में कमेंस कर जाएगा, पहला। दूसरा, स्प्लाइसिंग के लिए जितना प्रोटीन है वो आके सीटीडी के साथ लग जाएगा। 2 काम होगा। पहला काम क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज विल कमेंस टू इलोंगेशन फेज, दूसरा स्प्लाइसिंग। तो ये दोनों बात आपको याद रखना चाहिए। सेरीन नंबर 2 को फॉस्फोरिलेट कौन करेगा, CDK9। उसके लिए फैक्टर कौन है, PTEF-B। ये बात एकदम याद रखना चाहिए। अब देखिए, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है spt5। ये सप्रेसर ऑफ, ये एक्चुअली सप्रेसर है, सप्रेसर ऑफ SP का मतलब ये SP और ये T का मतलब है एक्चुअली TY। T का मतलब है यहां TY से है। TY का क्या मतलब है, ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स। और Y यहां लिखा हुआ है स्मॉल में, इसका मतलब ईस्ट है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। spt5 बोल रहे हैं मतलब सप्रेसर ऑफ TY। TY यहां T का मतलब ट्रांसपोजोन्स है, यहां T का मतलब ट्रांसपोजोन्स ऑफ ईस्ट है। ठीक है, ये spt5। spt5 2 कामों के लिए जाना जाता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन। सबसे पहला काम ये क्या करता है कि कैपिंग कराने में मदद करता है। पहला, ये कैपिंग जो होगा, ये 5 प्राइम पे कैपिंग, कैपिंग के बारे में आपको बताएं, हालांकि हम लोग, ये कैपिंग इज ए को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ये को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ये कब होता है, ये दरअसल जैसे 60 से 70 राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा तो ये को ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन ट्रिगर होगा आफ्टर फॉस्फोरिलेशन ऑफ सेरीन नंबर 5। ठीक है, तो इस कैपिंग कराने में मदद कौन करता है, spt5। ठीक है, ये एकदम याद रखना चाहिए। दूसरा फंक्शन spt5 का क्या है, ये क्या करता है कि जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एज वेल एज मेडिएटर को प्रोमोटर एलिमेंट से डिसोसिएट होने में हेल्प करता है। तो ये 2 बात आपको पता होना चाहिए। जैसे यहां लिखते हैं, देखिए यहां लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। spt5 का 2 फंक्शन है, हेल्प इन डिसोसिएशन ऑफ मेडिएटर एज वेल एज GTF। ठीक है, ये मेडिएटर और GTF को डिसोसिएट कराने में मदद करता है। दूसरा क्या करता है, दूसरा काम ये करता है हेल्प इन कैपिंग, हेल्प इन कैपिंग। तो 2 बात spt5 के बारे में याद रहना चाहिए। सबसे पहला, ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को डिसोसिएट कराने में मदद करता है। दूसरा कि ये कैपिंग में हेल्प करता है। 2 काम आप याद रखना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो है TF2S। ये देखिए, ये TF2S, जैसा कि हम लोग ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारे इलोंगेशन फैक्टर, एक्चुअली इलोंगेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं, ये सारे इलोंगेशन फैक्टर ज्वाइन करेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 को कब, जब जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बेसल प्रमोटर से डिसोसिएट कर जाएगा। तो उसी कड़ी में एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2S आके ज्वाइन करता है और इसके पास 2 फंक्शन है। एक फंक्शन क्या है, इट reduces the pause time of RNA polymerase 2, pause time of RNA polymerase 2। ये बोलने का क्या मतलब है, आरएनए पॉलीमरेज कांस्टेंट रेट के साथ पॉलीमराइजेशन नहीं करता। कहीं कहीं इसको ऐसे टेम्पलेट में ऐसा भी जगह मिलता है जहां पे ये रेगुलर पॉलीमराइजेशन नहीं कर पाता, तो कुछ देर उसको रुकना पड़ता है। तो ये क्या करता है कि जब ये
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s लगता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, तो पॉजिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है। मतलब कि ये जो रुकने का इसका एक ये था वो कम हो गया, अब इनहांस हो गया। आरएनए पॉलीमरेज का पॉलीमराइजेशन का कैपेसिटी बढ़ गया विद द हेल्प ऑफ TF2S। ये पहला काम। दूसरा, इट हैज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज के पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सटेंसिव एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता। मतलब कि अगर कहीं गलत मिस इनकॉर्पोरेशन किसी राइबोन्यूक्लियोटाइड का हुआ है तो वो करेक्शन के लिए इसके पास, जैसा कि डीएनए पॉलीमरेज के पास होता है, वैसा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास नहीं है। अब ये नहीं है तो इसके पास एक TF2S फैक्टर है जिसके पास हाइड्रोलिटिक एडिटिंग कैपेसिटी है। कैसे? ये क्या करता है कि ये ट्रिगर करता है एक आरएनएज को एक्टिवेट होने के लिए। आरएनएज एक्टिवेट होगा, TF2S विल एक्टिवेट आरएनएज। ये आरएनएज क्या करेगा कि जहां भी मिस इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसको हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है, इसको हाइड्रोलाइज करेगा और हाइड्रोलाइज करके आरएनए पॉलीमरेज बैक ट्रैकिंग करेगा और वहां पे जाके फिर से पॉलीमराइजेशन करके वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से TF2S के पास 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको याद रखना चाहिए। एक तो ये पॉज टाइम रिड्यूस करता है कि आरएनए पॉलीमरेज का जो ये रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन था उसको इनहांस कर देता है। साथ ही साथ ये इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है, ये भी याद रखना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इलोंगेशन फैक्टर है जिस पे बात करते हैं, उसका नाम है फैक्ट, फैसिलिटेट क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ये फैक्ट है। फैक्ट को क्या बोलते हैं? देखिए ये फैक्ट फैसिलिटेट क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन। ये एक्चुअली क्रोमैटिन रीमॉडलर है। क्रोमैटिन रीमॉडलर ये हेट्रोडाइमर है। ठीक है, तो फैक्ट हेट्रोडाइमर है, मतलब इसके पास 2 प्रोटीन होगा। वो 2 प्रोटीन कौन कौन सा होगा? एक प्रोटीन को बोलते हैं spt16 और दूसरे को बोलते हैं SSRP1। ठीक है, spt16 और SSRP1। SSRP1 का फुल फॉर्म ये होगा सीक्वेंस स्पेसिफिक, आर का मतलब रिकॉग्निजन प्रोटीन 1। ठीक है, देखिए ये फैक्ट क्या है? क्रोमैटिन रीमॉडलर है। ये क्रोमैटिन रीमॉडलर है और इसके पास ये हेट्रोडाइमर है, spt16 है एक प्रोटीन और दूसरा है SSRP1, मतलब सीक्वेंस स्पेसिफिक रिकॉग्निजन प्रोटीन 1। ये दोनों क्यों जरूरत पड़ता है? इस इलोंगेशन फैक्टर को यूकैरियोट्स के केस में क्यों जरूरत है? ये एक्चुअली जरूरत इसलिए है कि यूकैरियोटिक डीएनए हिस्टोन के साथ रैप है। अब देखिए जैसे कि यहां मिटाते हैं, आपको दिखाएं कि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन है। अब हिस्टोन होने के चलते आरएनए पॉलीमरेज हिस्टोन अगर है तो वो क्लोज क्रोमैटिन कन्फॉर्मेशन में है, मतलब जीन ओपन नहीं है, पॉइज्ड नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे कमेंट्स नहीं कर पाता। सिचुएशन देखिए, सिचुएशन ये है कि ये हमारा हिस्टोन है। देखिए हिस्टोन का कंपोनेंट देखते हैं। देखिए इसमें H2A है, H2B है, H3 है, H4 है। ठीक है, वैसे ही इसमें भी है, H2A है, H2B है, H3 है, H4 है। और देखिए ये क्या हुआ कि यहां पे हमारा इस डीएनए के साथ हिस्टोन रैप है। देखिए ये डीएनए है, ये हिस्टोन रैप है।
अब ये हिस्टोन को डिसमेंटल करने के लिए, हिस्टोन को यहां से डिस्प्लेस्ड करने के लिए ये फैक्ट का जरूरत है, इसीलिए इसको क्रोमैटिन रीमॉडलर बोलते हैं। ये फैक्ट में दो कंपोनेंट है, जैसे SSRP1 था। तो एक बात याद रखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो हमारा H2A2B है, इस डाइमर के साथ ये प्रोटीन आके लगता है spt16। याद रखिए spt16 H2A और H2B के साथ आके एसोसिएट करेगा, नॉट विथ H3NH4। ठीक है, ये पूछता है किसके साथ इंटरेक्ट करेगा spt16, H2A और H2B के डाइमर के साथ, नॉट अ मोनोमर, ये भी याद रखेंगे। दूसरा H3 और H4 के साथ इंटरेक्ट कौन करेगा, SSRP1 करेगा, SSRP1 प्रोटीन करेगा, सीक्वेंस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन प्रोटीन 1 करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जैसे करेगा तो क्या, ये इंटरैक्ट करने के बाद क्या करता है कि H2A और H2B के डाइमर को डिसमेंटल करता है। डिसमेंटल माने डिसोसिएशन फ्रॉम दिस पोजीशन। और ये तब हमारा ये जो हमारा ये यूनिट है ये बाहर आ गया। ये देखिए, ये वाला ये बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। ये आने से क्या होगा कि अब ये हिस्टोन डिस्प्लेस्ड हो गया। अब इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाता है। एक और बात याद रखना चाहिए, जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है तो ये जो डिसोसिएटेड H2A H2B है और ये फिर से रीएसोसिएशन होगा, रीपैकेजिंग होगा हिस्टोन का विद द डीएनए। उसके लिए एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसको बोलते हैं spt6। ठीक है, इसमें क्या जरूरी है आपको समझना, spt6 बाइंड करता है H3 के साथ, H3 मोनोमर के साथ। ठीक है, नॉट विथ H4, नॉट विथ H3H4 बोथ, केवल H3 के साथ बाइंड करेगा और फिर से रीएसोसिएशन ऑफ हिस्टोन सब यूनिट और फिर क्लोज क्रोमैटिन पैकेजिंग बैक साइड ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज करेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये दोनों हिस्टोन डिसमेंटल करेगा और spt6 एसोसिएट करेगा। यही सारा बात इसके साथ एसोसिएटेड है। इस इलोंगेशन फैक्टर जो भी इन्वॉल्व है, यही सारे 4 इंपॉर्टेंट इलोंगेशन फैक्टर हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इसीलिए इस बात को ठीक से समझने की जरूरत थी और मेरा कोशिश था कि कंसाइज वे में आपको ठीक से बताया जाए। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।